हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड का। हम लोग पहुंचे हैं इसके चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है पॉवर्टी। इसके 3 पार्ट्स बन चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट पार्ट में मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नेचर ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी को पढ़ा था, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर गरीबी है। थर्ड पार्ट के अंदर हमने कॉजेस ऑफ पॉवर्टी को कवर कर लिया था, और आज फाइनली हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर हम उठाएंगे तो पॉवर्टी यानी गरीबी धीरे धीरे कम हो जाएगी। शुरुआत करें इसकी तो सबसे पहला है वो है टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। हमारे इंडिया में प्लानिंग पीरियड के दौरान, प्लानिंग पीरियड का मतलब है जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद वाला जो पीरियड था, उसके दौरान इंडिया में एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर लोग फोकस्ड थे। तो इंडिया में सबसे बेसिक रीज़न ये था पॉवर्टी का उस टाइम पे, गरीबी का, कि एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा, एग्रीकल्चर के जो लेबरर्स हैं उनकी इनकम बढ़ने लगेगी और पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। इसके लिए पब्लिक प्रोग्राम्स के द्वारा पब्लिक प्रोग्राम यानी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते थे कि फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा सके, कौन से रिसोर्सेस हमारे पास हैं जो वो यूज़ करेंगे और कम दाम में उनको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ उनको दी जाती थी, रोड्स, इरिगेशन, उनको सबसे ज़्यादा प्राइस मिले उनके जो भी वो उगा रहे हैं ग्रेन्स, उसके लिए उनके लिए एक सही मार्केट बनाया जाए कि जहाँ पर वो अपने प्रोड्यूस को बेच सकें, खरीद सकें। एग्रीकल्चर में जब डेवलपमेंट आया तो प्रोडक्टिविटी पर लेबर आपका बढ़ने लगा, यानी प्रोडक्शन बढ़ने लगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और फूड ग्रेन्स की प्राइसेस जो है वो घटने लगेंगी। ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा? पुअर लोगों को, और पॉवर्टी को कम किया जा सकता था। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो रूरल एरियाज में पाई जाती हैं। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी नेशनल इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में भी। तो अगर इनको हम डेवलप कर सकें और एनकरेज कर सकें तो पॉवर्टी को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आती है डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सेक्टर्स देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग होता है जिसमें वेजिटेबल वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम करते हैं यानी जो लोग मजदूरी करते हैं कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर के लेबरर्स, वेंडर्स, ये सारे आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं जो कंपनीज में, बैंक्स में, इन सब जगहों पे काम करते हैं। इन वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना एक टारगेट था। नेशनल कमीशन ने ये रेकमेंड किया था कि उनकी वर्किंग कंडीशन को डिसाइड करा जाए कि वो कितने घंटे काम करेंगे, कितने उनको वेजेस मिलेंगे। इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, इनकी हेल्थ पे ध्यान दें, ओल्ड एज वाले जो आपके वर्कर्स हैं उनको पेंशन दें, और बाकी के जितने भी हम कदम उठा सकते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। आगे स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए भी उनको इरिगेशन फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक प्रावधान उन्होंने रखा था। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। टैक्सेस ज़्यादा उन लोगों से वसूल करनी चाहिए जिनके पास ज़्यादा इनकम है। आपने नोटिस करा होगा हमारा जो अभी बजट आया उसमें आपने अगर टैक्स का स्लैब देखा हो, जिसकी इनकम कम है, 5 लाख से कम है, उसको कोई टैक्स पे ही नहीं करना। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी टैक्स का रेट उतना ज़्यादा होते चला जाएगा। गवर्नमेंट में ये टैक्स पॉलिसी जो है वो इसलिए यूज़ होती है ताकि इनकम की जो इनइक्वालिटी है, जो प्रॉब्लम है कि किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, उसको कम करा जा सके, पॉवर्टी को कम करा जा सके। और ये कैसे हो सकता है? इनकम को इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करके। इक्वली मतलब सबके बीच में इनकम बरोबर बंटनी चाहिए। ये करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है जहाँ पर ज़्यादा टैक्स किस पे लगता है? रिच क्लास पे, जो अफोर्ड कर सकती है इस टैक्स को, और कम टैक्स किस पे लगता है? पुअर क्लास पे, और उनको टैक्स में कंसेशन भी मिलता है यानी छूट छाट मिलती है।
इस तरह से गवर्नमेंट अच्छा खासा फंड जो है रिच लोगों से ले लेती है टैक्स लगा करके, और उसी पैसे से पुअर लोगों के लिए वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करती है, यानी ऐसी ऐसी स्कीम्स लाती है वो जिससे पुअर लोगों का जीना और अच्छा हो सके। इसके कारण पुअर लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होता है, मतलब वो जिस जगह में रहते हैं वो अच्छा बनते चला जाता है, उनके पास पैसे आते चले जाते हैं, इनकम में इनइक्वालिटी कम हो जाएगी और पॉवर्टी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। नेक्स्ट जो आता है वो है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। डेवलप्ड नेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, और इसी कारण वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, उनके पास कोई ना कोई स्किल है, इसीलिए वहाँ पर पॉवर्टी भी कम है क्योंकि सबके पास जॉब है। जब सभी लोगों के पास एक अच्छा खासा लेवल होगा एजुकेशन का, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और चॉइसेस मिलेंगी, वो काम कर पाएंगे। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये ध्यान दिया कि स्किल डेवलपमेंट के कारण जो वर्कर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी वर्कर्स और अच्छे से काम कर पाएंगे, उनको अच्छे वेजेस मिलेंगे यानी अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके लिए उन्होंने वर्क प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया ताकि उनको वो ट्रेनिंग और रिसर्च दे सके, यानी सारे जितने आपके वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगा, तो उनको समझ आएगा कि अच्छा इस काम को इस तरह से भी किया जा सकता है, वो होशियार बनेंगे और उनके वेजेस बढ़ने लगेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, अच्छा खाना, फूड की सिक्योरिटी पुअर पीपल को मिलनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी मतलब 2 मील्स अ डे, मिनिमम 2 मील्स अ डे, इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, क्लास 10th में आता है। और ये अवेलेबल होना चाहिए उन लोगों को रीजनेबल रेट्स में, और इससे आप डायरेक्टली पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं राशन की दुकान। यहाँ पर रूरल रूरल और अर्बन जो पुअर हैं, यानी गांव के गरीब प्लस शहर के गरीब, इनको ये सारे गुड्स, बेसिक यूटिलिटी गुड्स, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं प्लस साफ सफाई की जो चीज़ें हैं, रीजनेबल रेट्स पे यहाँ पर मिलती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे ड्रॉट और स्कैरसिटी, ड्रॉट मतलब सूखा, स्कैरसिटी मतलब किस चीज़ों की कमी होना, उस टाइम पे पीडीएस की नेक्स्ट आता है जिम्मेदारी आपका बनती है एम्प्लॉयमेंट कि ये प्रोग्राम्स। पुअर की बेसिक एम्प्लॉयमेंट नीड्स को जनरेशन सेटिस्फाई करे, और पॉवर्टी मतलब उनको इरेडिकेशन खाना दोनों पीना आपस में जुड़े सब हुए हैं। कुछ टाइम पे मिलना कैसे? चाहिए। किसी इंसान के पास जब नौकरी आएगी तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए जो हमारी सरकार ने शुरू करे हैं। सबसे पहला आता है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, खुद ही खुद को नौकरी देना। सिक्स्थ जो 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर बहुत सी ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने प्रोग्राम शुरू किए थे रूरल पुअर के लिए, यानी गरीब जो लोग गांव में रह रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम्स आईआरडीपी में मर्ज हो गए थे 2 अक्टूबर 1980 को। आईआरडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके पुअर फैमिलीज को एनकरेज करना कि वो खुद ही खुद को काम दें ताकि वो अपनी इनकम को खुद ही जनरेट कर सकें और खुद को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर के आ सकें। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे, और अपने आप को ऊपर लेकर के आना मतलब आप अपनी जिंदगी को और अच्छा बना रहे हैं। और आईआरडीपी का आपका मीनिंग है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम बना ही किसके लिए है? रूरल डेवलपमेंट के लिए, आपके गांव को डेवलप करने के लिए। इस प्रोग्राम में फोकस आपका था जो कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप्स हैं जैसे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, एकदम छोटे फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल आर्टिशियंस, यानी वो आर्टिस्ट जो गांव में रह करके हमारे कल्चर को बढ़ा रहे हैं। आईआरडीपी को इसीलिए बोला जाता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, यानी ये पॉवर्टी को हटाने का काम कर रहा था। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर जो इन्होंने इंक्लूड करे थे। सबसे पहला आईआरडीपी यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राईसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रूरल जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, उनको हम ट्रेन करें ताकि वो खुद ही अपने जनरेट कर सकें इनकम को। DWCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में बच्चों की और उनकी माताओं की डेवलपमेंट। MWS मतलब मिलियन वेल्थ स्कीम, यानी सबके लिए एक अच्छे से खाने पीने की चीज़ों को
ठीक करके उन तक पहुंचाना। सप्लाइंग इम्प्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिसंस, इसको सित्रा नाम दिया गया है कि भाई आप जो आर्टिसंस काम कर रहे हैं उनको और अच्छे टूल्स देना ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें। और लास्ट है गंगा वेलफेयर स्कीम। 1 अप्रैल 1999 को आईआरडीपी और अदर प्रोग्राम्स जो बाकी के हैं ये सबको मर्ज कर दिया गया और इनका एक ही नाम रखा गया, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ग्राम मतलब आपके विलेजेस, इनके लिए ये योजना बनाई गई। इस स्कीम में जो रूरल एरियाज हैं उनके लिए स्मॉल ट्रेड का तो डेवलपमेंट उनको करना ही था, लेकिन वो करने के लिए उन्होंने एसएचजी को बनाया। एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो खुद की हेल्प कर रहे हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, टेक्नोलॉजी दी जाती थी, लोन दी जाती थी, लोन की फैसिलिटी मिलती थी। फाइनल गुड्स जो ये बना रहे हैं ये वो बेचेंगे कहाँ पर, इसके लिए मार्केट भी मिलता था, यानी सारी की सारी सुविधाएं इनको दी जाती थी। फिर है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। ये जो प्रोग्राम है ये भी अगेन पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए लाया गया और इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में उन लोगों पे फोकस किया गया जो पुअर हैं और इनके पास फिजिकल लेबर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है पैसे कमाने का। यानी अब देखो, लेबर भी दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। अगर मेरे पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, मैं अपना ब्रेन यूज कर सकती हूँ, तो ये फिजिकल लेबर नहीं कहलाएगा। और अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ हाथों से और पैरों से मेहनत करना जानती हूँ, तो ये फिजिकल लेबर कहलाता है। ये स्कीम्स जो हैं ये ऐसे ही फिजिकल लेबर्स के लिए काम करती है, इनको इनकम का एक सोर्स प्रोवाइड करती है। ये स्कीम्स ना सिर्फ उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिलवाती है स्लैक सीजन में। स्लैक सीजन यानी अब आप देखिए, सपोज मैं एक मैसॉन हूँ, मैं काम कर रही हूँ जहाँ पर जगह बन रही है, मजदूर हूँ मैं, ठीक है। बारिश के टाइम में तो जगह नहीं बनती, उस समय में मैं क्या करूँगी, तो ये मुझे ऐसे ट्रेन करेंगे कि मैं उस टाइम पे जब मेरा काम नहीं चल रहा एक्चुअली, तब मैं कैसे खुद को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हूँ या कैसे खुद ही पैसे कमा सकती हूँ। ये स्पेशली इसीलिए होता है, कभी फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, ड्रॉट यानी सूखा आ जाए, या स्कैरसिटी हो जाए, चीज़ों की कमी हो जाए, या कोई और नेचुरल कैलामिटी आ जाए। इस स्कीम्स के अंदर ये जो सारी स्कीम्स हैं इनमें भी रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज को बढ़ावा दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज मतलब हॉस्पिटल्स को बनाना, स्कूल्स बनाना, पक्की सड़कें बनाना। ये ट्राई किया जाता है कि इन लेबरर्स को सही सैलरी मिले। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है जवाहर रोजगार योजना और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम, यानी कि उनको असिस्ट करना कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो एक्चुअली। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। 90s की डिकेड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्टेगनेंट था, मतलब कि एकदम रुक गया था, ठहराव था। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है मैंने अभी समझाया, वो लोग जो बैंक में, स्कूल्स में, या आपके पर्टिकुलर ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर सारा सिस्टम सेट है। वेजिटेबल सेंटर को आप देख लीजिए, जो वेजिटेबल का वेंडर होता है, या जो आपके डेली हॉकर्स होते हैं जो लारी लेकर के घूमते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और पब्लिक सेक्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ को देखा गया था, यानी ग्रोथ नहीं हो रही थी, नीचे चलते जा रहे थे। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को शुरू करा था ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा जा सके। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसे वेंचर्स को शुरू करिए, ऐसे बिजनेसेस को शुरू करिए जो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे। यानी कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब पढ़े लिखे तो हैं फिर भी नौकरी नहीं है, उनको नौकरी देगा कौन। तो ऐसे उन्होंने वेंचर शुरू करे, यानी ऐसे उन्होंने बिजनेसेस शुरू करे जो इनको नौकरी दे रहे थे। ये बहुत ही फेमस है नरेगा करके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है।
ये एक्ट आया था 2005 में, और ये इसीलिए आया था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये असेट्स क्रिएट करना चाहते थे थ्रू पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। यानी ये मिनिमम एक ऐसे, मतलब ये कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस करवाते थे। अभी देखो हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो बहुत थी, सब कुछ बना हुआ तो था नहीं, सब कुछ बनाना था, तो ये कंस्ट्रक्शन के काम करवाते थे और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक फैमिली में एक इंसान को काम देना इनका एक एम था। मिनिमम 100 डेज, यानी कि पूरे साल में पूरे मिनिमम 100 डेज उनको काम मिले। रूरल और अर्बन पुअर दोनों के लिए काम था, और साथ साथ में लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज है उनको भी यहाँ इंक्लूड करा गया था। 2009 में इसको दूसरा नाम दिया गया जिसका नाम है एमजी नरेगा, यानी महात्मा गांधी इसके नाम के आगे जोड़ दिया गया। नेक्स्ट आता है हाउसिंग स्कीम्स। इंडिया में बहुत से ऐसे मेजोरिटी लोग हैं जो अभी भी सेमी स्टेबल या टेम्पररी हाउसेस में रहते हैं, यानी कि झोपड़पट्टी जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। उनको प्रॉपर घर देना, ड्वेलिंग का मतलब होता है घर, ठीक है, उनको प्रॉपर घर देना, ये शुरू हुआ। इसके लिए एक स्कीम 1985-86 में, इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। ये उन परिवारों के लिए था जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, या SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं, उनके लिए ये स्कीम थी। 2013-14 में राजीव गांधी योजना भी इन्हीं लोगों के जो हट्स में रहते हैं, जो आपके झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके हाउसिंग को सुधारने के लिए लाया गया। अर्बन एरियाज में भी, आपके जो अर्बन एरियाज मतलब शहर, वहां पर भी पुअर पीपल स्लम्स में रहते हैं, यानी कि जैसे धारावी है मुंबई का, अहमदाबाद में भी, गुजरात में भी आपको ऐसी हजारों जगहें मिल जाएंगी। वहां पर उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, पानी पीने की, टॉयलेट की, इलेक्ट्रिसिटी की। और ये प्रॉब्लम जो है ड्वेलिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। और इसीलिए 25 जून 2025 को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को लाया गया। PMAY इसको बोल सकते हैं। हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं ड्वेलिंग पर्पस के लिए, लेकिन साथ साथ में ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, तो फ्लैट बनाने के लिए 100-200 मजदूर भी लगेंगे, उन मजदूरों को काम मिलेगा, मजदूरों की पॉवर्टी कम होती चली जाएगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पॉवर्टी को कम करने के लिए इंडिया में कई सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी लाया गया जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। 9 मई 2015 से अटल पेंशन स्कीम को लाया गया था, जिसमें उन लोगों को मंथली पेंशन मिलती है जो लोगों की एज 60 ईयर से ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम के अंदर भी जो लोग 18 से 70 साल के हैं, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख रुपए का। मिनिमम प्रीमियम है उसका खाली 12 रुपए। फिर एक दूसरा आया जीवन ज्योति स्कीम, जो 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है। उसका प्रीमियम है 330 रुपए पूरे एक साल का। फार्मर्स का अगर मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो जाता है, उनका क्रॉप, उनकी फसल जो है एकदम निष्काम हो जाती है, काम नहीं आती, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को भी लाया। फसल बीमा यानी आपका जो क्रॉप है उसकी इंश्योरेंस हो चुकी है। और क्रॉप फेल क्यों होता है? कभी आपकी ज्यादा बारिश के कारण, कभी बारिश ना होने के कारण, कभी आपकी खुद की भी गलती हो सकती है, लेकिन वो चीजें आपकी इंश्योर्ड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वो है आपका जन धन योजना। फिनेंशियल इंक्लूजन के फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? टू इंक्लूड एवरीबडी, सबको एक साथ लेकर के चलना, और सबको एक साथ पैसों में आगे भी बढ़ाना, और साथ साथ में पॉवर्टी की एकदम जड़ पे हमको वार करना है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम लाई गई, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये स्कीम शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को, और इसकी शुरुआत में ही 1.5 करोड़, फर्स्ट डे पर ही 1.5 करोड़ अकाउंट्स खोले गए थे। 8 जनवरी तक ये नंबर हो गया 12.58 करोड़,
और इसके अंदर 10,590 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जनरेट हुआ था, यानी कि इन खातों में पैसे डाले जाते थे। जनधन योजना का मतलब या ये क्यों है या इसके क्या फीचर्स हैं देखें। हमें पहली बात तो बैंकिंग फैसिलिटीज हर इंसान की बढ़ानी है, यानी अब आप सपोज कर लीजिए आप सरकार में बैठे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि सरकार आपको पैसे देगी, लेकिन वो पैसे आएंगे आपके बैंक में, तो जाहिर सी बात है जनता जाकर के बैंक में अकाउंट खुलवाएगी और रीजनल इनइक्वालिटीज आपकी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। पहले क्या कहा जाता था कि खाली अर्बन जो एरियाज हैं, यानी जो शहरों में लोग रहते हैं उनके ही खाली खाते होते हैं बैंक में, ऐसा नहीं है। अब रूरल एरियाज के लोगों के भी बैंक में खाते हैं। तो इस योजना से मेन पर्पस क्या था कि सब्सिडी जो पुअर फैमिलीज को मिलती है सब्सिडी, वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाए। और इसका एक और है पर्पस, वो ये कि सारे लोग जो हैं अब आपके सिस्टम में आपकी आंखों के सामने रहेंगे। कोई इंसान टैक्स नहीं छुपा पाएगा, कोई इंसान अपने ट्रांजैक्शंस को नहीं छुपा पाएगा। मेन फीचर इसका यही है कि आपका खाता भले आप जीरो बैलेंस से खोलिए, आपके खाता खुलने के बाद 5 महीने बाद, यानी खाता खुल गया 5 महीने हो गए, आपको 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी मिल जाता है। यहाँ से ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप जानते होंगे 12th में, यानी कि आपके अकाउंट में भले पैसे नहीं है फिर भी आप पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम में जिन लोगों ने 26 जनवरी 2015 से पहले अकाउंट्स खुलवाए हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना बेसिकली उन्होंने इसीलिए बनाई है ताकि सबको वो फाइनेंशियली इंक्लूड कर सकें, सबको एक जगह ला सकें। दूसरी तरफ पॉवर्टी पे भी इन्होंने डायरेक्टली हिट करा, माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करके। खाता, अब से सिंपल सी बात है, बताए मोदी जी की क्या सोच है, अगर आपके पास पैसे होंगे तो खर्च होगा, पैसे ही नहीं होंगे तो खर्च भी नहीं होगा। इसका एक दूसरा लाइन है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो आप सोचेंगे कि मैं बैंक अकाउंट में पैसे डालूं, बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो पैसे डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट लगा हो आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। मेरा ईमेल आईडी भी वहाँ पर मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी तकलीफ है, आप सीधे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग अगेन। हैव अ गुड डे।